पानीपत का प्रथम युद्ध। मैं आपको एक बार पुनः लिख के प्रयास कराता हूं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आता है। दौलत खां, लोधी और आलम खां। आलम खां दोनों ने मिलकर आमंत्रण दिया, इसको आमंत्रित किया बाबर को। आखिरकार 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इसमें इब्राहिम लोधी लड़ता हुआ मारा गया तथा भारत का बादशाह बना और भारत में प्रथम बार बारूद का प्रयोग किया था। प्रश्न कई बार आता है, निम्न में से वह बादशाह जिसने भारत में प्रथम बार बारूद या तोपों का आक्रमण किया, तो बाबर ने प्रयोग किया था। निम्न में से भारत के किस युद्ध में सर्वप्रथम तोपों का और बारूद का प्रयोग किया गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी लड़ता हुआ मारा गया। लोधी लड़ता हुआ मारा गया। साथियों, आपको यह याद होगी। अब देखिए, यह है सांगा, यह है दिल्ली में यहां हो गया बाबर। दिल्ली का भारत का बादशाह बाबर बन गया। मेवाड़ का उस समय पूरी उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक सांगा था। बाबर को भी यह बात पता था कि यदि मुझे भारत में स्थायी रूप से यदि मुझे को टिकना है तो सांगा से आगे ने पीछे युद्ध करना है। दोनों की ही सीमाएं टकराने लगी, दोनों ही अपनी अपनी तैयारियां करने लगे। आखिरकार फरवरी 1527 में दोनों सेनाओं के मध्य प्रथम बार बयाना का युद्ध हुआ और बयाना के युद्ध में सांगा की जीत हो गई और उस समय बाबर पराजित हो गया। परंतु कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि यह वास्तविक युद्ध न होकर एक सैनिकों की झड़प थी। उस समय बाबर वहां आया नहीं था और आखिरकार देखिए मित्रों, सबसे बड़ी भूल हिंदू राजाओं की यही हुई थी। जिस प्रकार पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1191 में प्रथम युद्ध में गौरी को जान बचाने के लिए मौका दिया, इसी प्रकार यह गलती सांगा ने भी की। सांगा यदि बयाना के 1527 के युद्ध में पराजित होने के बाद यदि आगरा जाकर के यदि बाबर का पीछा करता है, उसी समय भगा लेता, तो स्थिति परिणाम कुछ और होती है। परंतु बयाना के युद्ध के बाद इसने शीतलता प्रदान कर दी। 1 महीने का अवसर पा करके बाबर ने अपनी सेना संगठित की, जिसका परिणाम आगे पूरे भारत को झेलना पड़ा। साथियों, इसके बाद हुआ क्या है, बयाना के युद्ध में जैसे ही बाबर की हार हुई, बाबर के सैनिक बहुत डर गए थे। कितने डर गए कि वो युद्ध को तैयार ही नहीं थे। इतिहासकार कहते हैं कि वो इतने डर गए कि वो युद्ध को तैयार ही नहीं थे। तो फिर आखिरकार उसको मनाने के लिए कहा, तो इन्होंने कहा भाई कि बाबर ने कहा, साथियों अपन यहाँ कुछ करने के लिए आए हैं। उनको लोभ देने लगा, धर्म का प्रवचन देने लगा। कहा कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, रुपया देऊं, एक बार लड़ लियो। पर दोनों कहा रुपया कई काम आए साहब, जीवन बेची तो रुपया काम का है। सैनिक नहीं माने। फिर उसने कहा, बता देते हैं, एक काबुल लौटने के बाद चांदी का सिक्का दूंगा, चांदी का सिक्का दूंगा। नंबर 2 तमगा कर। देखिए, जितने भी जो मुगल व्यापारी थे उन पे एक कर लगता था, उसको बोलते तमगा कर। उन्होंने कहा कि यदि मैं वापस जिंदे रहे तो तमगा कर हटा देंगे। उन्होंने कहा कि जिंदा रहे वो तो काम की बात है। तो भी जनता मानी नहीं। फिर उन्होंने यह कहा कि मैं धर्म युद्ध में जिहाद के लिए, मैं धर्म के लिए आया हूं, मैं इस्लाम के प्रचार के लिए आया हूं। उन्होंने कहा तो इस्लाम का प्रचार के लिए आ रहे हो, शाम का दारू पीवे, अच्छी अच्छी बातें करियो, पुराण की बातें करियो। नहीं साहब, गलत है। परंतु उसने यह कहा कि तुमको मुझे पता है कि मैं शराब पीता हूं, तो मैं शराब पीना भी छोड़ दूंगा। मैं दाढ़ी रीति रिवाज मुसलमान के अनुसार रखाऊंगा। यदि आप मेरी बात को यदि मानते हो तो इन्होंने कहा कि यह धर्म युद्ध है। जिहाद का नारा दिया,
धर्म युद्ध का नारा दिया और आखिरकार जो सेना में जो उत्साह कम हुआ, धर्म के नाम पे उसने कहा कि मैं इस्लाम के प्रचार के लिए आया हूं। कुरान को टच करा के कहा कि हर एक आदमी कुरान को टच करिए, कसम खाइए, या तो युद्ध में फतह प्राप्त करेंगे या अपनी जान देंगे। इस प्रकार धर्म युद्ध का नाम देते ही जो सेनाएं जो पस्त पड़ी हुई हैं उनमें पुनः जोश का आगमन हुआ। इसी प्रकार 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में सांगा व बाबर आमने और सामने। बहुत ही बड़ा रोचक प्रश्न पहले भी परीक्षा में साथियों पूछा गया है। आखिरकार सारे प्रयास होने के बाद 17 मार्च 1527 को खानवा का मैदान रूपावास तहसील भरतपुर गंभीरी नदी के तट पर, भरतपुर में भी एक बार प्रश्न आ गया, भरतपुर में है, कौन आमने व सामने? बाबर व सांग। आखिरकार साथियों एक बार पुनः परीक्षा में कई बार ये खानवा के युद्ध के बिना पेपर ही नहीं होता है। संपूर्ण प्रयास करने के बाद जब धर्म युद्ध का नारा दिया तो आखिरकार पुनः सेना में जोश लौट आया। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में सांगा व बाबर व आमने व सामने, दोनों आमने सामने हो गए। युद्ध लड़ा गया खानवा का मैदान रूपावास तहसील भरतपुर गंभीरी नदी के तट पर। अब देखिए फिर प्रश्न आता है, सांगा की तरफ से कौन कौन था? आमेर से पृथ्वी सिंह कच्छावा, पृथ्वीराज, आमेर से पृथ्वीराज कच्छवावा, बीकानेर से जैत्र सिंह, कुंवर कल्याण सिंह। अभी यहां से भी बहुत बढ़िया प्रश्न निकले थे, अभी आगे चर्चा करेंगे। मारवाड़ या जोधपुर? मारवाड़ से गंगा व कुंवर मालदेव, चंदेरी से मेदिनी राय, जगनेर यूपी से अशोक परमार, मेवात से हसन का मेवाती, मेवात से हसन खा मेवाती, रायसेन से सैलदी तंवर, रायसेन से सहलदी तंवर। देखिए मित्रों, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, यहां ध्यान दीजिए। पटवार परीक्षा में भी आया था साथियों, कोई बात नहीं मैडम, नीचे नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं। पहले प्रश्न आया था, प्रश्न में ध्यान दीजिए। एक बार प्रश्न आया था, निम्न में से खानवा के युद्ध में मारवाड़ की तरफ से सेना का सेनापतित्व करने का श्रेय किसे जाता है? तो आंसर क्या? मालदेव। परंतु पटवारी की परीक्षा में प्रश्न क्या आया था साथियों? खानवा के युद्ध में सांगा की मदद करने के लिए मारवाड़ के किस शासक ने सहायता प्रदान की? ध्यान रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। दोनों ही प्रश्न आए थे, दोनों के उत्तरों में चेंज था प्रश्न। एक बार पुनः मैं आपको बोलता हूं, खानवा के युद्ध में सांगा की मदद के लिए मारवाड़ के किस शासक ने सेना भेजी? उस समय शासक था गांगा, यह मालदेव का बाप है। और यदि फिर प्रश्न आए कि निम्न में से खानवा के युद्ध में निम्न में से मारवाड़ के किसने सेना का सेनापतित्व किया? तो आंसर क्या? मालदेव। साथियों इसीलिए क्या कि किस किस जो महत्वपूर्ण जो राजा है इनका राजकाज आपको, तारीखें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि मालदेव 1531 में शासक बना। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1527 को। इसीलिए आंसर क्या? गांगा। अब देखिए साथियों, अब ये कैसे युद्ध हो रहा था, एक बार आप चर्चा कीजिए। यह इधर हाथी पर सांगा बैठ गया, हाथी पर था सांगा, इधर यहां पर यह बाबर के पास ये था हुमायूं, इसके आगे यहां पर थी तोपें,
और तोपों के भी आगे थे सैनिक। कुछ इतिहासकार कहते हैं साथियों कि सांगा के पास 2,20,000 सैनिक थे। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि 1,20,000 थे। कर्नल टोड कहता है कि इसके पास 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। कुल मिलाकर के यह कह दें कि सांगा के पास विशाल सेना थी, परंतु दिक्कत यह हो रही थी कि पूरा का पूरा खाना के मैदान में सेना व्यवस्थित हो गई थी। सांगा का प्लान था कि किसी प्रकार इन तोपों पर अपन अधिकार कर लें, तोपों पर अधिकार कर लें, परंतु बाबर भी बड़ा चतुर था। सभी तोपों को लोहे की जंजीरों से आपस में बंधवा दिया कि जिसके कारण इस पर ये अधिकार न हो। एक होती युद्ध की पद्धति कि बाबर की जीत के मुख्य कारणों में आती है बारूद का प्रयोग आएगा, तोप खाने का प्रयोग आएगा, और एक आता तुलगमा। युद्ध पद्धति इसमें साथियों क्या होता है कि यहां बाबर खड़ा हुआ है, एक सेना की टुकड़ी यहां रखते हैं, एक सेना की टुकड़ी यहां रखते हैं। दोनों दो रिजर्व सेनाएं होती हैं। जब जो ये दोनों सेनाएं आमने सामने से युद्ध करती हैं, जब यदि 4-5 घंटे का युद्ध हो जाता है, जब दोनों सेनाएं थक जाती हैं, तो अपने राजा का आदेश प्राप्त करके ही यह सेना युद्ध के लिए आती है। यह सेना पीछे से युद्ध करती है, यह सेना पीछे से घेरती है रास्ता। यह स्थिति यही हुई कि जब जैसे सांगा के पास सबसे बड़ी बात की, सांगा के पास सेना बड़ी विशाल थी, उसके युद्ध में काफी हाथी और घोड़े थे, पैदल सेनाएं ज्यादा थी। युद्ध चलता गया, सेनाएं पास आती गई। जैसे ही पास हुई, बाबा ने कहा तोपे चलाओ साहब। जैसे ही तोपे चलने लगी, तोपों की गोलों की आवाज से हाथी और घोड़ों में पहली बार देखे थे तो उनमें आपस में ही क्या कहें उसको, हिंदी शब्द मेरे को आ नहीं, अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी मचने के कारण वो इधर से उधर भगने लगे। काफी सैनिक तो इसी में ही मारे गए। और दूसरी बात है कि जो ये सेना जो तुलगमा युद्ध पद्धति के तहत ये सैनिक पीछे से आ गए, तो सांगा की सेना बीच में आ गई। और उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है कि राजस्थान की संपूर्ण राजाओं की सेनाएं आई थी। मारवाड़ से भी थी, आमेर से भी थी, मेवाड़ से भी थी, हाड़ौती से भी थी। तो संपूर्ण राजपूत सामूहिक होकर के प्रयास नहीं कर रहे थे, व्यक्तिगत शौर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। वो भी उसकी हार के मुख्य कारणों में से एक कारण आता है। और सबसे बड़ी गलती अपने राजा सांगा ने भी कर दी। सांगा हाथी पे बैठ गया। हाथी पर न बैठ करके इसको एक स्थान से नेतृत्व करना चाहिए था, आप ऐसा करिए, पर सांगा अति उत्साहित होकर स्वयं हाथी पर बैठ गया। और राजा का राज चिन्ह होता है, क्योंकि मेवाड़ का राजा राज चिन्ह होता है, सूरज होता है। दूर से ही इसने देख लिया और एक तीर सांगा के सिर में लग गया। सिर में लगते ही सांगा मूर्छित हो गया, नीचे गिर गया। मूर्छित होते ही क्या हुआ साहब, सेना में अफरा तफरी मच गई। तो पास में झाला अज्जा, प्रश्न आता है, झाला अज्जा ने सांगा का राज चिन्ह धारण किया। महाराणा प्रताप का राज चिन्ह धारण किया था जाला बीदा। प्रश्न आता है कि हल्दी घाटी में मुगलों द्वारा गिरे जाने के बाद महाराणा प्रताप का राज चिन्ह किसने धारण किया? तो आंसर जाता है जाला बीदा। जबकि इसमें आता खानवा के युद्ध में मूर्छित होने के बाद सांगा का राज चिन्ह किसने धारण किया? तो आंसर जाता है जाला अज्जा। अब देखिए साहब, मूर्छित हो गए तो पाली के अक्षय राय की मदद से इसको वापस बसवा दोसा लाया गया। राजा जी घायल हो गया, बाबर साहब जीत गया, अफरा तफरी हो गई और इनको बसवा है अपने पास दोसा में, यहां लाया गया। और इधर जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। प्रश्न आता है, निम्न में से खानवा विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की? तो आंसर जाता है गाजी। गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। काफिर होता जो भी धर्म विरोधी है, मैं उसका नाश करूंगा। यह प्रश्न पहले भी पूछा गया, किस विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की? तो आंसर जाएगा खानवा युद्ध। खानवा युद्ध के बाद गाजी बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो गाजी। राजस्थान में सर्वप्रथम किस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया? तो आंसर लगेगा खानवा का मैदान। प्रश्न की भाषा ध्यान रखना मित्रों। फिर उसके बाद जीतने के बाद यदि बाबर चाहता तो चित्तौड़ भी आ सकता था, परंतु वो भी डरता था कि राजपूत इतने कमजोर नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि मुझे मार दे। तो डर के कारण वो पास में ही मेदिनी राय पर वो आक्रमण करने के चला गया। और इधर वापस घायल सांगा को कहां लेके आ गए साहब? अपने यहाँ बसवा दोसा लेके आ गए। और सांगा जी ने जैसे ही होश आया,
बोलो साहब रतन सिंह जी, पृथ्वीराज जी, तो साहब पृथ्वीराज जी तो सलट गया साहब, पृथ्वीराज जी तो सलट गया। तो जैसे अब फिर उसको कहा भाई सांगा साहब अपन हार गए, तो सांगा ने राज चिन्ह धारण किया, जब तक मैं वापस बाबर को पराजित नहीं करूंगा, मैं राज चिन्ह धारण नहीं करूंगा, पुनः चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। अब देखिए साहब बहुत ही विचित्र स्थिति हो गई। आज दो गुट बढ़ गए, एक तो सांगा के साथ हो गए, भाई चलो ये सांगा जी कह रहे हैं तो युद्ध कर लो। आधे राजपूत तो ये हो गए कि जिस प्रकार की स्थिति घायल हो रही थी, जिस प्रकार की स्थिति घायल हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई अभी अपने इतने पराजित हुए हैं, अभी इतने अपनी सेना का नष्ट हुआ है, अपनी तो जान बचा के भगे आए हैं, वापस युद्ध करेंगे तो अपनी पराजय निश्चित है। परंतु फिर भी सांगा नहीं बचा। सांगा को पता चला है कि भाई की मेदिनी राय के पास रीच गांव की ओर चले गए हैं, तो वो भी वापस युद्ध के लिए तैयार हुआ। तो कुछ बताते हैं इतिहासकार कि उसके जो विरोधी साथी थे उन्होंने सांगा को काल्पनिक स्थान है एमपी में, काल्पनिक स्थान है एमपी में, वहां पर उसको जहर दे दिया और उसी पार यह महान शासक 30 जनवरी 1528 को इसकी मृत्यु हो गई। फिर इनकी जो मृत्यु है, इनके जो शव है, इनको भीलवाड़ा मांडलगढ़ लाया गया और मांडलगढ़ में इनका दाह संस्कार करके इनकी छतरी बनाई गई है। परीक्षा में प्रश्न आता है साथियों, निम्न में से महाराणा सांगा की छतरी कहाँ है? तो आंसर लगाना मांडलगढ़, मांडल मत लगाना, मांडलगढ़। एक बार में मात्र 1 मिनट के अल्प समय में केवल प्रश्न डालूंगा, उत्तर आपको देने हैं। सांगा का शासनकाल, निम्न में से 16वीं सदी का वह महान शासक किसको हिंदू पथ के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कर्नल टोल ने किसको सैनिकों का भगवनावेश कहा? निम्न में से राजस्थान के राजपुताना का वह शासक जिसको सेनापतित्व बनने का अधिकार प्राप्त है? निम्न में से पांचों युद्ध विद क्रम विद तारीख किसके विरुद्ध परिणाम? आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। खानवा का मैदान का 17 मार्च 1527 को किस मैदान में युद्ध लड़ा गया? कहाँ के राजा कहाँ पर शासक हुआ और निम्न में से इसकी मृत्यु कहाँ हुई? मित्रों जितने भी आप प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं सांगा के बारे में, क्योंकि मजबूत शासक है, निश्चित इनका कर्म काल आता है, इसलिए जो इनका कर्म काल है, इनके महत्वपूर्ण शासक हैं, इनको याद कीजिए। मैंने आपके लिए प्रयास किया है, आपने मुझे सहयोग दिया, इसके लिए धन्यवाद। एक बार पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।